जुजुत्सु काइसन की स्टोरी का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स आर्क जो कई मांगा रीडर्स तक को कंफ्यूज कर देता है। ये कोई सिंपल बैटल रॉयल नहीं है, यह हजारों साल की प्लानिंग का नतीजा। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि जिसने इस गेम को प्लान किया वो खुद इस गेम का मास्टर नहीं है। इस 3 पार्ट सीरीज के बाद आप ही कहेंगे कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग आर्क नहीं बल्कि एनिमे की हिस्ट्री का सबसे वेल एग्जीक्यूटेड प्लान है। और इसके विलन्स को देखकर ऐसा लगेगा कि बाकी एनिमेस के सारे विलन्स एमेच्योर हैं। इसके कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है फाउंडेशनल नॉलेज होना जुजुत्सु काइसन की दुनिया का। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जुजुत्सु काइसन की दुनिया में नेगेटिव इमोशन से जनरेट होता है कर्स्ड एनर्जी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नेगेटिव इमोशन होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल वो एनर्जी बनती है। और जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसी एनर्जी का यूज करते हैं फाइट करने के लिए कर्स्ड स्पिरिट्स के साथ, जो बेसिकली मॉन्स्टर्स हैं जो ह्यूमन की नेगेटिविटी से पैदा हुए हैं। अब यहाँ एक क्रूशियल डिटेल है पूरी स्टोरी के लिए जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई सॉर्सरर मरता है तो वो मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी को फिर से दुनिया में री रिलीज करता है। और यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि कलिंग गेम को पॉसिबल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे स्टोरी में जो भी ट्रेजेडी अनफोल्ड होती है वो इसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट के अराउंड डिजाइन होता है। और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है सतारू गोजो, जो इतना ओवरपावर्ड है कि वो सिंगल हैंडेडली कर्सेस की दुनिया और सॉर्सरर सोसाइटी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। इसके पास 2 टेक्निक है, एक लिमिटलेस और दूसरा सिक्स आइज। मिलते हैं केंजाकू से, जो कोई सिंपल विलन नहीं है बल्कि एनिमे की हिस्ट्री का सबसे पेशेंट और मेथोडिकल एंटागोनिस्ट है। केंजाकू एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसका कर्स टेक्निक उसको अलाउ करता है कि वो अपना ब्रेन को दूसरे के बॉडीज पर ट्रांसप्लांट कर सकता है। पर इन सब से बढ़कर वो एक रिसर्चर है, एक मैड साइंटिस्ट है जिसने पिछले 1000 साल बिताए हैं ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इलाबोरेट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। इसका गोल कोई पावर या रिवेंज नहीं है बल्कि ये ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन चाहता है। ये जापान के सारे नॉन सॉर्सरर्स को मास्टर तेंगेन के साथ मर्ज करना चाहता है, जो कि एक इमॉर्टल बीइंग है जो पूरे देश के अराउंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर मेंटेन करते हैं। अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए उसने पिछले 1000 साल बिताए हैं बॉडी से बॉडी तक जंप करते हुए, बड़े से बड़े पावरफुल सॉर्सरर्स के साथ बाइंडिंग वोस करते हुए, इस प्रॉमिस के साथ कि अगर वो उसके फ्यूचर प्लान्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उन्हें रिवाइव करेगा। केंजाकू ने पूरे जापान में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को मार्क कर रखा है, उनके कर्स टेक्निक्स को इनेबल करके या फिर उन्हीं एंशिएंट सॉर्सरर्स का सोल फीड करा के। और केंजाकू के बारे में सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता नहीं है, बस वो देखना चाहता है कि ह्यूमैनिटी किस तरह इवॉल्व होगी। शिबुया इंसिडेंट कोई सिंपल बैटल या डिजास्टर नहीं था बल्कि एक प्लॉट था सतारू गोजो को कैप्चर करने का, मारने का नहीं, कैप्चर करने का। क्योंकि केंजाकू जब भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने गया है इन पिछले 1000 सालों में, तब एक सिक्स आइज यूजर उसके बीच में आया है। और एक सिक्स आइज यूजर से लड़कर जीतना केंजाकू के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने सिक्स आइज यूजर को पैदा होने के बाद ही मारना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे भी उसको प्रॉब्लम ही हुआ क्योंकि हर बार कोई न कोई दूसरा सिक्स आइज यूजर पैदा हो जाता था। तो उसने एक प्लान बनाया और सतारू गोजो को कैप्चर किया क्योंकि उसे पता था कि एक टाइम पर 2 सिक्स आइज यूजर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। पर ये इतना आसान नहीं था। गोजो का एग्जिस्टेंस केंजाकू के प्लान का सबसे बड़ा रुकावट था। गोजो का पावर जस्ट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नहीं था बल्कि उसका फाउंडेशन था जिसने पूरे जुजुत्सु सोसाइटी को एक साथ बांध रखा था। एक बार गोजो रास्ते से हटता तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता और वही केंजाकू के नेक्स्ट फेज के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट होता। उसने एक मल्टी लेयर्ड प्लान बनाया। पहले केंजाकू ने पावरफुल कर्सेस को शिबुया में रिलीज कर दिया जिसकी वजह से इनोसेंट सिविलियंस वहां फंस गए और गोजो को वहां आना पड़ा। और एक बार गोजो वहां पहुंचा तो केंजाकू ने अपने आप को रिवील किया और इस टाइम पर वो गेतो के बॉडी में था, जो कि गोजो का सबसे प्यारा दोस्त है। और उस चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए सही गोजो को साइकोलॉजिकल शॉक और कंफ्यूजन हुआ। और इतना ही पल काफी था केंजाकू के लिए गोजो को कैप्चर करने के लिए। उसने प्रिजन रियल्म को एक्टिवेट किया और गोजो को ट्रैप किया और अब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर केंजाकू के रास्ते से हट गया था। सुपीरियर पावर की वजह से नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन और परफेक्ट टाइमिंग की वजह से। और इसका रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा था जैसा केंजाकू चाहता था। जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप्स जो गोजो के पावर से डरते थे इमीडिएटली उसके स्टूडेंट्स के खिलाफ हो गए। उन्होंने यूजी इतादोरी के डेथ सेंटेंस को रीएक्टिवेट कर दिया, गोजो को क्रिमिनल घोषित कर दिया और प्रिंसिपल यागा को एग्जीक्यूट कर दिया। और जो सपोर्ट सिस्टम यंग सॉर्सरर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था रातों रात क्रम्बल कर गया। केंजाकू ने एक्टिवेट किया अपने प्लान का नेक्स्ट फेज, द कलिंग गेम, जो डेथ मैच के रूप में डिस्गाइज्ड एक रिचुअल था जो इस तरह डिजाइन किया गया था
ताकि केंजाकू को अपने फाइनल मर्जर के लिए मासिव अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी मिल सके। गोजो को सील करने के एक दिन बाद 1 नवंबर को केंजाकू ने अपने कर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया हर उस पर्सन पर जिसको उसने मार्क कर रखा था, जो इस गेम के प्लेयर्स बने, जिन्हें इजीली 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले वो नॉर्मल लोग जिनके अंदर अचानक से कर्स्ट टेक्निक एक्टिवेट हो गई है, जैसे मेगुमी की सिस्टर सुमिकी, जिनके पास अब एक ऐसा मैजिकल पावर था जिसके बारे में ना उन्हें समझ थी और ना उसका कंट्रोल। वहीं दूसरा ग्रुप कहीं ज्यादा डेंजरस था। ये थे रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स, जिन्होंने केंजाकू के साथ बाइंडिंग वोर्स किए थे और केंजाकू ने उनके सोल्स को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में प्रिजर्व कर दिया था और फिर उन्हें मॉडर्न बॉडीज में इम्प्लांट किया। इनके पास उनकी सारी एंशिएंट नॉलेज और पावर्स थे। इस गेम में जापान को केंजाकू ने 10 अलग अलग सीक्रेट बैरियर जोन्स में बांट दिया, जिसे कॉलोनी कहा गया, और हर कॉलोनी में डजन्स ऑफ न्यूली एक्टिवेटेड प्लेयर्स थे और इनके अराउंड जो बैरियर्स थे वो किसी को भी भागने से रोकते थे, बैटल्स के दौरान रिलीज्ड कर्स्ड एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते थे और आइसोलेटेड एरिनास बनाते थे जिससे रिचुअल डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा केंजाकू ने 9 रूल्स बनाए, जिसमें पहले 2 रूल सॉर्सरर्स को फोर्सफुली पार्टिसिपेट करवाते थे और अगर प्लेयर 19 दिनों तक अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर नहीं करता तो वो मर जाएगा, जिससे ये इंश्योर होता था कि लोग पार्टिसिपेट करें और लड़ें, क्योंकि इस एरिया में मौजूद जितने भी प्लेयर्स थे कोई भी पार्टिसिपेशन के लिए मना नहीं कर सकता था। तीसरा रूल था कि अगर कोई भी नॉन प्लेयर कॉलोनीज में एंटर करेगा तो वो प्लेयर कंसिडर किया जाएगा। चौथा और पांचवा रूल पॉइंट्स बताते थे। हर एक सॉर्सरर के जान की कीमत था 5 पॉइंट और एक नॉन सॉर्सरर का 1 पॉइंट। छठवां और सातवां रूल ये बताते थे कि नए रूल्स ऐड किए जा सकते हैं, बट उन रूल्स का इस गेम पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए और इन रूल्स को ऐड करने के लिए प्लेयर को 100 पॉइंट्स स्पेंड करने होंगे। आठवां रूल ये था कि अगर किसी प्लेयर का पॉइंट अनचेंज रहता है 19 दिनों तक तो भी वो मर जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। केंजाकू इस गेम का मास्टर नहीं था, इस गेम का मास्टर था मास्टर तेंगेन, जिसका मतलब ये था कि केंजाकू ने खुद से ये गेम नहीं बनाया, बल्कि उसने पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है मैजिकल सिस्टम को, जो कि जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर तेंगेन ने बनाया था, उसको एक्सप्लॉइट करके बैरियर्स बना दिया है। ये समझना कि गेम में कौन एंटर कर रहा है और क्यों एंटर कर रहा है बहुत जरूरी है केंजाकू के प्लान के साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए। यहाँ हर पार्टिसिपेंट सिर्फ एक सोर्स नहीं था, बल्कि एक लार्जर इमोशनल और स्ट्रेटेजिक पजल का एक हिस्सा था। इन सब के बावजूद भी हमारे हीरोज का गेम में एंटर करने के 2 नोबल गोल्स थे। पहला 100 पॉइंट्स अर्न करना, ताकि वो एक ऐसा रूल जोड़ सके जो प्लेयर्स को बैरियर्स को एग्जिट करने का अलाउ करे, और दूसरा गोजो को रेस्क्यू करना। यूजी शिबुया में सुकुना ने जो किया उसके कारण गिल्ट में था और अब पॉइंट्स अर्न करने के लिए उसे और ज्यादा लोगों को मारना होगा, जो उसके लिए एक मोरल डिलेमा बनता है, जो उसके कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए फोर्स करता है। मेगुमी का गोल था अपनी बहन सुमिकी को बचाना, बट उसे ये नहीं पता था कि उसके बॉडी को योरुजू टेक ओवर कर चुका है, जो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसका एकलौता गोल है सुकुना से लड़ना। मेगुमी और सुमिकी के बीच का इमोशनल बॉन्ड एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है, जो कि बाद में सबसे क्रूल वे में एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनके अलावा यूता और किंजी हकारी भी हमारे हीरोज के साइड से लड़ रहे थे, जो कि इस गेम के सबसे डेडलीस्ट कॉलोनीज को काउंटर करते हैं। एंशिएंट सॉर्सरर्स का भी अपना गोल था, जैसे हाजिमे कासिमो, जो कि 400 साल पुराना एक लीजेंड है, उसका भी एकलौता डिजायर था सुकुना से लड़ना। बट इन सब में सबसे ट्रेजिक फिगर है हिरोमी हिगुरुमो। इनके अलावा और भी कई कैरेक्टर्स हैं और ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसके रिजल्ट में कर्स्ड एनर्जी रिलीज होता है, जो कि केंजाकू के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं फाइट्स के साथ कलिंग गेम का इनिशियल फेज कंप्लीट होता है। केंजाकू को वो सब मिल चुका था जिसका उसे नीड था। मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट हो चुका था। मॉडर्न सॉर्सरर्स भी अपने लिमिट को पुश कर चुके थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके थे। बट इन सबसे इम्पोर्टेंट उस बैटल के लिए स्टेज सज चुका था, जिसके लिए वो हजारों साल से प्लानिंग कर रहा था। जहाँ अभी तक सब प्लेयर्स के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट पे बिजी थे, वहीं असली बैटल तो सुकुना और गोजो के बीच होने वाली थी। अभी तक हुआ हर एक फाइट, हर एक रूल और हर एक ट्रेजेडी इस अल्टीमेट क्लैश के लिए बस एक प्रिपरेशन था। अगले पार्ट में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस ने महीनों का टाइम बिताया था एनिमे हिस्ट्री के सबसे बड़े असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए, कैसे उसने मेगुमी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया और कैसे उसने स्ट्रेटेजिक यूज किया उसके 10 शैडोज टेक्निक का एक ऐसा अल्टीमेट टेक्निक बनाने के लिए जो कैपेबल हो इनविंसिबल सातारू गोजो को मारने के लिए, जो ये बताता है कि सुकुना कोई माइंडलेस मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है।